हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज हम ब्रज भाषा गद्य के विकास और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें संस्कृत साहित्य के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। ब्रज भाषा गद्य में कौन से साहित्य ग्रंथों का आधिक्य था? ब्रज भाषा गद्य में कौन से साहित्य ग्रंथों का आधिक्य था? नीति साहित्य ग्रंथों का आधिक्य था या टीका साहित्य ग्रंथों का आधिक्य था कि इन दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो राजस्थानी ब्रज भाषा गद्य में टीका साहित्य ग्रंथों का आधिक्य था। टीका साहित्य ग्रंथों का आधिक्य था। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ब्रज भाषा गद्य में टीका साहित्य ग्रंथों का आधिक्य था। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थानी गद्य साहित्य में किस रूप की प्रधानता थी? राजस्थानी गद्य साहित्य में किस रूप की प्रधानता थी? ख्यात की प्रधानता थी कि बात की प्रधानता थी कि वचनिका की प्रधानता की, उपयुक्त सभी की? तो राजस्थानी गद्य साहित्य में किस रूप की प्रधानता थी? तो राजस्थानी गद्य साहित्य में ख्यात की भी प्रधानता थी, बात की भी प्रधानता थी और वचनिका की भी। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थानी भाषा में गद्य साहित्य का अस्तित्व कब से माना जाता है? राजस्थानी भाषा में गद्य साहित्य का अस्तित्व कब से माना जाता है? 13वीं सदी के उत्तरार्ध से माना जाता है कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध से माना जाता है कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध से माना जाता है कि 12वीं सदी के उत्तरार्ध से माना जाता है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। 13वीं सदी के उत्तरार्ध से माना जाता है राजस्थानी भाषा गद्य साहित्य का अस्तित्व कि राजस्थानी भाषा गद्य साहित्य 13वीं सदी के उत्तरार्ध से आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। ये भी पूछता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा रचित है? किसने इसकी रचना किया है? चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ की रचना किस कवि द्वारा किया गया है? तो वह गंग कवि द्वारा। तब पूछ रहा है इसमें कि गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? यहाँ पे क्या है? राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है कि बोलचाल की भाषा हिंदी है कि संस्कृत निष्ठ हिंदी है कि परिमार्जित हिंदी है? इन चारों में से राइट आंसर बताइए। अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समय तक याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह बोलचाल की भाषा हिंदी थी। गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ की भाषा बोलचाल की भाषा हिंदी थी। परिनिष्ठित हिंदी नहीं थी, बोलचाल की भाषा हिंदी थी। एक परिनिष्ठित हिंदी होता है जो शुद्ध हिंदी बोला जाता है, और एक होता है बोलचाल की भाषा जैसे ग्रामीण परिवेश के मनुष्य बोलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य में लिखित सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? खड़ी बोली गद्य में लिखित सर्वप्रथम पूछ रहा है। उस ग्रंथ का नाम बताइए जो खड़ी बोली गद्य में सबसे पहले लिखा गया। वह भाषा युग वशिष्ठ है कि गोरखसार है कि वैदिकी हिंसा न भवति, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही होगा? तो वह गोरखसार है।
वह क्या है? 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। वह गोरखसार है। इसके रचनाकार गोरखनाथ है। गोरखनाथ है। और हिंदी खड़ी बोली गद्य में सर्वप्रथम रचना यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा माना गया है कि गोरखनाथ हिंदी गद्य के प्रथम लेखक करता है। उनके बाद ही हिंदी गद्य लेखन का प्रारंभ हुआ। जबकि भाषा योग्य वशिष्ठ के रचना है राम प्रसाद निरंजनी है। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती यह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो खड़ी बोली गद्य में लिखित सर्वप्रथम ग्रंथ गोरखसार है, जिसके रचयिता कौन है? गोरखनाथ है। क्वेश्चन नंबर 6 है गद्य का सर्वाधिक प्रौढ़ व परिमार्जित रूप। गद्य का सर्वाधिक प्रौढ़ व परिमार्जित रूप किस लेखक की रचनाओं में मिलता है? गद्य का सर्वाधिक प्रौढ़ व परिमार्जित रूप किस लेखक की रचनाओं में मिलता है? वह गोरखनाथ हैं कि भारतेंदु जी हैं कि राम प्रसाद निरंजनी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ग है। गद्य का सर्वाधिक प्रौढ़ व परिमार्जित रूप राम प्रसाद निरंजनी की रचना में मिलता है। और हिंदी गद्य का सर्वप्रथम लेखककर्ता वह गोरखनाथ हैं। लेकिन सर्वाधिक परिमार्जित मतलब शुद्ध रूप से हिंदी गद्य को लिखने वाले कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हैं। और इनका ग्रंथ का नाम है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी ईसा अल्लाह खां द्वारा प्रयुक्त भाषा कैसी थी? मुंशी ईसा अल्लाह खां ने क्या लिखा? रानी केतकी की कहानी। मुंशी ईसा अल्लाह ने क्या लिखा? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा? मुंशी ईसा अल्लाह खां ने लिखा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन मुंशी ईसा अल्लाह खां द्वारा प्रयुक्त भाषा कैसी थी? मतलब उन्होंने रानी केतकी की कहानी में कैसे भाषा का उपयोग किया? परिमार्जित व परिष्कृत भाषा का, कि चुलबुली व रंगीन भाषा का उपयोग किए, कि ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली का उपयोग किए अपनी कहानी को लिखने में, या चटकीली मटकीली मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किए? किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किए मुंशी ईसा अल्लाह खां अपनी रचनाओं में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है। उन्होंने अपनी भाषा में रानी केतकी की कहानी में अपने ग्रंथ में चुलबुली व रंगीन भाषा का प्रयोग किए। क्वेश्चन नंबर 8 है लल्लू लाल द्वारा रचित खड़ी बोली गद्य की रचना का नाम बताइए। लल्लू लाल द्वारा रचित खड़ी बोली गद्य की रचना का नाम बताइए। लाल चंद्रिका है कि प्रेम सागर है कि प्रेम विलास है कि इनमें से कोई नहीं? तो वैसे यह तीनों रचनाएं लल्लू लाल जी का है, लेकिन पूछ रहा है कि खड़ी बोली गद्य की रचना का नाम बताइए। इनके द्वारा लिखा गया खड़ी बोली गद्य का रचना का नाम बताइए। तो लाल चंद्रिका तो उन्होंने बिहारी सतसई का टीका लिखा था। जो बिहारी दास सतसई लिखे थे उस पे बिहारी सतसई का टीका लिखे थे। सतसई पर टीका ग्रंथ लिखे थे लाल चंद्रिका को। और इसमें पूछ रहा है कि लल्लू लाल द्वारा रचित खड़ी बोली गद्य की रचना का नाम बताइए। तो खड़ी बोली गद्य की रचना क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर प्रेम सागर है। ये तीनों रचनाएं लल्लू लाल जी की है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम विलास लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की प्रथम लेखक कौन है? शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक कौन है? गद्य की रहेगा, लल्लूलाल है कि सदल मिश्र है कि ईसा अल्लाह खां है कि राम प्रसाद निरंजनी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक माने और इनकी रचना को भाषा योग्य वशिष्ठ को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? हिंदू को गंवारू बोली किसने कहा? शुक्ल जी की सर सैयद अहमद खां की लल्लूलाल की प्रताप नारायण मिश्र? तो यह तो आप लोगों को कई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में रट गया होगा। सर सैयद अहमद खां ने खड़ी बोली गद्य को खड़ी बोली हिंदी को गंवारू बोली कहा। सर सैयद अहमद खां ने हिंदी को गंवारू बोली कहा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया कि श्रीलाल शुक्ल ने किया कि राजा राम मोहन राय ने कि प्रताप नारायण मिश्र ने? वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, राजा राम मोहन राय ने किया। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, राजा राम मोहन राय ने वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया। और सती प्रथा को पर कानून बनाने वाले ये राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह है कि राजा राम मोहन राय हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ये जीके का क्वेश्चन है और हिंदी में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतेंदु जी ने किस रचना में देसी राजवाड़ों की कुचक्रता पूर्वक शासन का वर्णन किया है? भारतेंदु जी ने अपने किस रचना में देसी राजाओं के कुचक्रतापूर्ण शासन का वर्णन किए हैं? वह रचना भारत दुर्दशा है कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती है कि विषमस्य विषमौधसम है कि अंधेर नगरी है? फटाफट आंसर कीजिए, वह कौन सी रचना है? क्वेश्चन नंबर 13 का ग है, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। विषमस्य विषमौषधम, विषमस्य विषमौषधम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देसी राजवाड़ों की कुचक्रतापूर्वक शासन का वर्णन किया है। अब वैसे यह चारों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। यह चारों रचनाएं भारतेंदु जी के हैं, भारतेंदु जी के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मन की लहर किसकी रचना है? भारतेंदु जी की है। मन की लहर किसकी रचना है? भारतेंदु जी की है कि शुक्ल जी की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है कि इनमें से कोई नहीं? तो मन की लहर, मन की लहर का प्रताप बहुत होता है। मन में कब कौन सी लहर जग जाए उसका प्रताप ही बहुत बड़ा होता है। तो मन की लहर रचना प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को क्या कहा है? देसी राजाओं को, अपने भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को क्या कहा है? वैसे भारतेंदु जी व्यंग्य करने में बहुत आगे थे। तो वह क्रूर कहा है देसी राजाओं को कि रासव कहा है कि अज्ञानी कहा है कि सौंदर्योपासक कहा है? तब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब भारत दुर्दशा लिखे थे, उन्होंने कैसे लिखा था कि अंग्रेजों ने भारत दुर्दशा पर प्रश्न उठाया कि यह
रचना जो पढ़ेंगे तो भारतीयों में विद्रोह की भावना, हम लोगों के प्रति विद्रोह की भावना जगेगी, इसीलिए उसको जब्त कराने की कोशिश किए। उसमें भारत के ऐसे ऐसे कि सब धन विदेशी लेके जाए, बहुत अच्छे से वो उस रचना को रचे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा में। तो आहा भाई भारत दुर्दशा कहीं न जाई, तो उसमें रासव कहा है। देसी राजाओं को भारत दुर्दशा में उन्होंने रासव कहा। रासव माने गधा। गधा इसलिए कहा है कि अंग्रेज़ों के भड़काने पर भड़क के एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि अंग्रेज एक दूसरे से लड़ा के और हमारे राज्य को हड़पना चाहते हैं। तो इसीलिए भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में रासव कहा है देसी राजाओं को। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से श्री भास जी की रचना कौन सी है? उर्भंगम है कि दूतवाक्यम है कि मध्यम व्यायोग है कि इनमें से सभी? ये देखिए संस्कृत साहित्य से क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य से यहाँ से 15 तक हमने राजस्थानी गद्य साहित्य को पढ़ा और 16वां क्वेश्चन से संस्कृत साहित्य के ये रचनाएं हैं और लेखक हैं। तो पूछा है महाकवि भास का रचना कौन सा है? तो उर्भंगम भी महाकवि भास का है, दूतवाक्यम भी भास का है और मध्यम व्यायोग भी भास का रचना है। तो 16वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ये सभी रचनाएं महाकवि भास के हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन भी इन्हीं का है। प्रभात वर्णन भी महाकवि माघ का प्रभात वर्णन भी इन्हीं का है, महाकवि भास का। क्वेश्चन नंबर 17 है, नागानंद किसकी रचना है? भास की है, देखिए संस्कृत साहित्य का। और नागानंद एक नई रचना है। देखिए इन चारों लेखकों की जो चर्चित रचनाएं हैं वो तो हर पेपर में पूछ लिया गया है, लेकिन 2021 का टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी का क्वेश्चन उठा के देखिए कि कितना टफ क्वेश्चन आया था। तो यह नागानंद एक नई रचना है, इसको IMP लगा लीजिएगा। और यह मध्य प्रदेश वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए, झारखंड में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली है उसके लिए भी, और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी तो रामबाण क्वेश्चन है। तो नागानंद किसकी रचना है? भास की है कि श्रीहर्ष की है, कालिदास की है कि भारवी की है? फटाफट आंसर कीजिए कि नागानंद किसकी रचना है। तो महाकवि भास की तो अभी रचनाएं देखे थे उनमें ये शामिल नहीं था नागानंद। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम है। भारवी की रचना उत्तरांचरितम है। उत्तरांचरितम है। तो यह नागानंद किसकी रचना होगी 17वां क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। श्रीहर्ष की रचना है नागानंद। नागानंद श्रीहर्ष की रचना है, नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल रामायण किसका नाटक है? बाल रामायण किसका नाटक है? रहीम दास की है कि राजशेखर की है कि भवभूत की है कि भारवी की है? बाल रामायण किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। राजशेखर की रचना है बाल रामायण। नीचे लिखित रचनाओं में से श्रीहर्ष की रचना कौन सी है? हर्ष की रचना पूछा है। रत्नावली है कि प्रियदर्शिका है कि नसदीय चरितम है कि इनमें से सभी? फटाफट आंसर कीजिए। तो इनमें से सभी, ये सभी रचनाएं देखिए, नसदीय चरितम श्रीहर्ष की है। प्रियदर्शिका सम्राट अशोक पर इन्होंने प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखा है श्रीहर्ष ने, तो प्रियदर्शिका भी श्रीहर्ष की रचना है। रत्नावली भी श्रीहर्ष की रचना है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। उपर्युक्त सभी रचनाएं श्री हर्ष दास जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं कि 22 सर्ग हैं कि 19 सर्ग हैं कि 18 सर्ग हैं?
तो कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में 19 सर्ग है और उन्होंने सूर्यवंश के रघुवंश के रघुकुल के 31 राजाओं का वर्णन किए थे। रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन किए थे कालिदास ने और उसमें 19 सर्ग था। सर्ग मतलब अध्याय, समझ लीजिए, अध्याय पाठ जो समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, काव्य मीमांसा किस कवि का नाटक है? काव्य मीमांसा किस कवि की नाटक है? भास का है कि भारवी का है कि राजशेखर का है कि कालिदास का है? काव्य मीमांसा, इसे भी IMP लगा लीजिए, ये भी नया क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का क, ये राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की। ये संस्कृत रचनाओं को बहुत ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, इसको अपने जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें इसको शामिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से दंडी की रचना कौन सी है? दंडी की रचना पूछा है। बेड़ी संहारम है कि कला परिच्छेद है कि उभय सारिका है कि उक्त सभी? तो उक्त सभी। बेड़ी संहारम दंडी, कला परिच्छेद दंडी, उभय सारिका दंडी। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। यह सभी रचनाएं, और देखिए दंडी की रचनाओं को हमने एक पास समेटने की कोशिश किया है। इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य से 8-10 क्वेश्चन आते हैं। 5-6 तो साहित्य से आते हैं और 5-6 संस्कृत व्याकरण से आते हैं, जिसमें रूप ये सब शामिल होता है। तो उक्त सभी, बेड़ी संहारम दंडी, कला परिच्छेद दंडी, उभय सारिका दंडी, यह तीनों रचनाएं दंडी जी की हैं। और इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्यादर्श। काव्यादर्श दंडी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रचंड रामायण एवं कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? कालिदास की है कि राजशेखर की है कि वाल्मीकि की है कि दंडी की है? प्रचंड रामायण एवं कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह राजशेखर की रचना है और इसे भी IMP लगा लीजिएगा। कर्पूर मंजरी और प्रचंड रामायण बिल्कुल नए क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है, और इसको IMP लगा लीजिए, नोट डाउन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, या इस क्लास को 2-3 बार देख लेंगे तो सारी रचनाएं आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वह प्रेमाख्यान काव्य जिसमें सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है उसका नाम बताइए। वह प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग किया गया है उसका नाम बताइए। तो अभिज्ञान शकुंतलम भी एक प्रेमाख्यानक काव्य है, लेकिन यह नाटक है और एक कालिदास द्वारा रचित है। कालिदास द्वारा रचित है यह अभिज्ञान शकुंतलम। अब यह एक नाटक विधा की रचना है। दूतवाक्यम भास द्वारा रचित है। दूतवाक्यम भास द्वारा रचित है, जबकि माधवानंद कंदला में सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सिर्फ दोहा छंद में ही लिखा गया है माधवानंद कामकंदला। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिजड़े में मैना किसकी रचना है? पिजड़े में मैना किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है कि चंद किरण सोनरिक्शा का है कि रामविलास शर्मा का है कि महादेवी वर्मा का है? तब पिजड़े में मैना चंद किरण सोनरिक्शा की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर नाटक के टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया? बड़ी घर की बेटी को कि इंदुमती को कि रक्षाबंधन को कि इनमें से कोई नहीं? बड़ी घर की बेटी तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है
प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। रक्षाबंधन विश्वंभरनाथ कौशिक का है। विश्वंभरनाथ कौशिक द्वारा रचित है। तो शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया? फटाफट आंसर कीजिए। तो वह इंदुमती को बताया। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है? प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है कि सौमित्र सेन का है कि लाला भगवान दिन का है कि प्रताप नारायण मिश्र का? फटाफट आंसर बताइए। प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ग लाला भगवान दिन की रचना है प्लेग की चुड़ैल। क्वेश्चन नंबर 28 है, कानों में कंगना कहानी किसका है? कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कानों में कंगना तो राधिका रमण प्रसाद जी का है। और पूछा है मतवाला पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ कि इंदु में कि हंस में कि आज में? तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियां किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु पत्रिका में कि मतवाला में कि हंस में कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। तो 29 का क इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियों को प्रकाशित किया गया। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में कि 1922 में कि 1916 ईस्वी में कि 1921 ईस्वी में? उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? तो 1915 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? आदि थी कि इंद्रजाल थी कि छाया थी कि प्रतिध्वनि थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी छाया थी। और छाया देखिए एक कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी थी? बूढ़ी काकी थी कि सौत थी कि पंच परमेश्वर थी कि ईदगाह? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ग राइट आंसर, पंच परमेश्वर थी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन थी? तो अंत में क्या होता है? अंत में कफन बांधा जाता है। तो प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन थी? कफन थी। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। वैसे ये सारी कहानियां प्रेमचंद्र की हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुवचन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आगरा से कि इलाहाबाद से कि महाराष्ट्र से कि दिल्ली से? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, महाराष्ट्र से प्रकाशित होती है। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर नमोहर सिंह हैं कि धर्मवीर भारती हैं कि शिवदान सिंह चौहान है कि उपर्युक्त सभी हैं? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो उपर्युक्त सभी हैं। सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया।
क्वेश्चन नंबर 36 है, कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में कि 1933 ईस्वी में कि 1936 में कि 1938 में? तो 1936 ईस्वी में कफन कहानी का प्रकाशन हुआ। यह मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 36 का ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 चलिए देखते हैं। उदंत मार्तंड नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब से हुआ? यह एक साप्ताहिक पत्रिका की थी और यह सर्वप्रथम पत्रिका थी हिंदी का। और दैनिक पत्रिका कौन सी? समाचार सुधा वर्षण। तो कब यह साप्ताहिक पत्रिका कब संपादन हुई, कब प्रकाशन हुआ इसका? 30 मई 1926 ईस्वी को कि 5 जून 1936 ईस्वी को कि 4 मई 1923 को कि 29 मई 1939 को? तो 30 मई 1926 को उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका का संपादन हुआ। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दैनिक हिंदुस्तान पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? दिल्ली से कि प्रतापगढ़ से कि आगरा से कि लखनऊ से? तो दैनिक हिंदुस्तान पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए। तो यह प्रतापगढ़ से प्रकाशन हुआ। इसका दैनिक हिंदुस्तान पत्रिका का प्रकाशन प्रतापगढ़ से हुआ। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, समाचार मार्तंड के संपादक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है कि लालचंद्र शास्त्री हैं कि हरिशंकर परसाई हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, लालचंद्र शास्त्री जी हैं। समाचार मार्तंड के संपादक लालचंद्र शास्त्री जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, दैनिक और आज पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि बाबू विष्णु पराड़कर हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं? कौन है? तो बाबू विष्णु पराड़कर हैं। क्वेश्चन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह है कि राजा लक्ष्मण सिंह है कि रामविलास शर्मा है कि ज्ञानचंद्र हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, राजा लक्ष्मण सिंह है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने संपादन किया। प्रजा हितैषी पत्रिका का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 42 है, हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ? और हंस पत्रिका के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रेमचंद्र थे। दिल्ली से हुआ कि वाराणसी से कि लखनऊ से कि प्रयागराज से? कहाँ से हुआ? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर, दिल्ली से हुआ। हंस पत्रिका का संपादन कार्य कहाँ से हुआ? तो दिल्ली से हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रजामित्र पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ कि कोलकाता से हुआ कि इलाहाबाद से हुआ कि बनारस से? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, कोलकाता से हुआ। प्रजामित्र पत्र का प्रकाशन कोलकाता से हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, बनारस अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? 1845 ईस्वी से कि 1836 ईस्वी से कि 1854 ईस्वी से कि 1856 ईस्वी से? बनारस अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। तो 1845 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर, 1845 ईस्वी से बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिनमान पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ? नई दिल्ली से कि प्रयाग से कि आगरा से कि बंगाल से? दिनमान पत्रिका का संपादन कहाँ से शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। तो नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है,
तब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयउ उरु जरि छारा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है कि रूपक का है, अतिशयोक्ति है कि अतियुक्ति है? तो यह अतिशयोक्ति है कि भगवान शंकर तीसरा नयन उघारने के लिए अभी सोच ही रहे थे कि कामदेव भस्म होकर जर के राख बन गए। छार मने राख, छार मने क्या होता है? राख। और उघारा मने खोलना। अभी खोलने के लिए सोच ही रहे थे कि कामदेव जर के भस्म हो गए, तो यह अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। जब किसी कविता के पंक्ति या श्लोक के पंक्ति में बढ़ा चढ़ा के बातों को वर्णन किया गया हो तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिय मुख शरद कमल जिमि किमि कई जात निस मलिन वह निस दिन। रुक जाइए इसको। सिय मुख शरद कमल जिम किमि कही जाय, अनिस मलिन वह निस दिन यह बिगसाय। कि सीता जी के मुख की तुलना में कमल से क्यों किया जाए? क्योंकि कमल है कि रोज खिलता है, रोज मुरझा जाता है। मलिन माने मुरझा जाता है। और यह निस्दिन यह बिगसाय, और यह है कि रोज निखरता जाता है। तो इसमें उदाहरण अलंकार है कि व्यतिरेक है कि निदर्शना है कि अतिशयोक्ति है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर राइट बताइए। तो यह फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर व्यतिरेक अलंकार है। इसमें क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। दीठि न परत दूति कनक कनक ते गात, भूषण कर कर्कश लगता परस पिछाने जात। पंक्ति में अलंकार पूछा है, निमिलित है कि उन्मिलित है कि उपमा अलंकार है कि उदाहरण अलंकार है? तो इसमें उन्मिलित अलंकार है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आए और एक दूसरे में समा जाए लेकिन उनका गुण बाद में पता चल जाए तो वह उन्मिलित होता है। और निमिलित वह होता है कि उनके गुण धर्म बाद में पता न चले, एक में समा जाए, जैसे पानी में चीनी घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भरत समजान। पंक्ति में अलंकार पूछा है, निदर्शना है कि व्यतिरेक है कि अन्वय है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें अन्वय अलंकार है। जहाँ एक ही पंक्ति एक ही वस्तु का उपमेय का ही उपमेय से ही तुलना किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? जैसे भारत के समभारत हैं तो वहाँ पे अन्वय अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? भूधनुक है कि भोधनुक है कि भवधनुक है कि भावधनुक है? तो भवधनुक बराबर भावुक। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। तो यह सेशन आज का हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर सेशन पसंद आए, आपके परीक्षा के उपयोगी लगे यह क्वेश्चन, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।